हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जिसमें आप बहुत सुने होंगे 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए आपको जो है बहुत तरह के टर्म को भी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर इसके बैकग्राउंड को भी समझना होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा और पेशेंस के साथ वीडियो को देखना होगा, तब सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ध्यान से सब चीज़ों को एक बार अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार भी देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें अब ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है और आत्मनिर्भर भारत अभियान, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। टॉपिक है प्रधानमंत्री के एक दिन के भाषण और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 5 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का घोषणा किया गया। तो इसका सबसे पहले हम समझेंगे बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, पहले ही से ही देखिएगा तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आपको यहाँ पे दिख रहा है। 2017 में 7.2% था, 2018-19 में घट गया 6.8 हो गया, 1920 में 2.5% के आसपास रहने की संभावना है। तो इस तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन पहले से ही चला आ रहा था। फिर उसमें जो है कोड़ में खाज की तरह काम कर गया कोविड-19 पेंडेमिक, ये महामारी जो है ये भी एक कारण बना इस पैकेज का। और इस बीमारी की वजह से, इस महामारी की वजह से जो ग्रेट लॉकडाउन जो चले आ रहा है पिछले 2 महीने से और कितने समय तक जारी रहेगा, इसकी कोई जो है निश्चित तारीख निर्धारित नहीं है। तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं तो ये जो है इसका बैकग्राउंड में आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी कि इसका जरूरत आखिर क्यों पड़ा। अब इन वजहों से, इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से या पेंडेमिक की वजह से या लॉकडाउन की वजह से जो इफेक्ट हुआ है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत भारी इफेक्ट हुआ है। रोजगार लोगों का खत्म हो गया है। लोगों की आमदनी कम होने की वजह से लेस डिमांड भी घट गया है। फिर अब डिमांड घटने की वजह से प्राइस का भी लेवल जो है लो हो गया है। और ओवरऑल जो जीडीपी जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार जो है फॉल कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। तो इससे आपको ये डेटा से ही पता चलेगा कि कैसे गिर रहा है। और जो जीडीपी है, पहले ही आपको समझना चाहिए कि जीडीपी जो है वो विदिन 1 ईयर जितना भी लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं कंट्री में, गुड्स एंड सर्विसेज, उस सब की मनी वैल्यू को, रुपी वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। तो अभी जीडीपी जो है इंडिया का 200 लाख करोड़ के अबाउट है, मतलब 210-20 भी हो सकता है। तो 200 लाख करोड़ रुपया जो है ये आपका जीडीपी है, मनी वैल्यू है। एक साल में जो प्रोडक्ट होता है उसका ये मनी वैल्यू है। और इस 200 लाख करोड़ का ये 20 लाख करोड़ रुपया लगभग क्या है, 10% है जीडीपी का। तो लगभग 10% जो है पैकेज का घोषणा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो अब जो है इसके बैकग्राउंड में हम जब देखते हैं तो पहले आपको दिखाई देता है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है लगातार नीचे जा रहा है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन को बताता है। जैसे 17-18 में 7.2% था। जैसे मान लीजिए कि 20 लाख करोड़ रुपया का जीडीपी है आपका, 200 लाख करोड़ का, सॉरी। अब इसमें से अगले साल ये बढ़ के 210 लाख करोड़ हो गया। तो 10 लाख का जो बढ़ोतरी हुआ 10 लाख करोड़ का, वो 200 लाख करोड़ का कितना होगा, तो 5% होगा। तो माना जाएगा कि 5% ग्रोथ हुआ। तो उसी हिसाब से इसमें, इस अमाउंट में जितना नया अमाउंट जुड़ता है उसके परसेंटेज को निकाल के हम बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट इज परसेंटेज। तो 7.2% था, फिर घट के 6.8 हो गया। फिर 2019-20 में 2.5% रहने की संभावना है, लास्ट क्वार्टर का भी आना है इसका। और 2020-21 के लिए अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IMF सुने होंगे, उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें 1.2% जो है ये 1.9% उसका ग्रोथ रेट जो है गिर के हो जाएगा इंडिया का 2020-21 में। फिर 2020-21 में 0.2% रहेगा अकॉर्डिंग टू मूडी, जो एक रेटिंग एजेंसी है उसके अनुसार। और फिर 1.8% रहेगा अकॉर्डिंग टू फिच, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव में बना रहेगा, लेकिन बहुत लो जो है ग्रोथ रेट रहेगा। और अब इस सब अगर लगातार
पिछले 3 क्वार्टर से अगर इस तरह का जो आपका मतलब इकोनॉमी का जीडीपी का ग्रोथ घटने लगता है तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। जैसे कम हो रहा है ग्रोथ तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, लेकिन अगर घट गया तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी। तो लगभग जो है भारत में भी आर्थिक मंदी की स्थिति है। तो इसी बैकग्राउंड में आपको ये जो है जो नया मतलब कि पैकेज आया है उसकी की बैकग्राउंड में इसको समझना चाहिए। अब फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है जिसको समझ लेना चाहिए। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है मनी वैल्यू है, जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसका मनी वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर रिसेशन जो मंदी बोलते हैं, तो मंदी का मतलब हो गया कि लगातार 3 क्वार्टर में अगर आपका ग्रोथ जो है नीचे चलते चले जाए और नेगेटिव में पहुंच जाए तो फिर उसको बोलते हैं मंदी। फिर उसके बाद सुने होंगे ग्रेट रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन मतलब महामंदी। तो महामंदी का मतलब होता है कि माइनस में ग्रोथ रेट जो है 10% के आसपास अगर चला जाए तो उसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन जो है ये कैपिटलिज्म का जो वर्ल्ड है उसमें जो है सबसे खराब काल माना जाता है 1929 से 1939 तक, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में जो है ग्रेट डिप्रेशन जो है यूएस अमेरिका में आया था। और इसमें जो मतलब कि जो मार्केट में जो गिरावट हुआ था वो 25% के आसपास गिरावट हुआ था और मार्केट को रिकवर करने में 25 साल लग गए। मतलब 25 साल के बाद जहां मतलब कि सेंसेक्स या निफ्टी उस समय का जो डाउ जोन्स या अमेरिका का जो मतलब कि शेयर बाजार सूचकांक है वो 25% गिरा और वो 25% को रिकवर करने में उसको 25 साल लग गए। तो इतना जो है महामंदी उसको कहा जाता है। फिर रिसेशन जो है यूएस 2008 में भी आया था तो उसका वर्ल्ड वाइड प्रभाव था। तो ये सब टर्म आपको जानना चाहिए इसकी पर्सपेक्ट में। अब जो है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमने बैकग्राउंड में चर्चा कर दिया कि क्यों जो है ये 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज का और आत्मनिर्भर भारत अभियान का जरूरत पड़ा। तो इसका सबसे बड़ा कारण वही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लॉकडाउन है या फिर रिसेशन है, ये सब की वजह से ये सब लाया गया है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये क्या है, तो इट इज अ सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन जो है को हम बोल रहे हैं आत्म भारत अभियान। इसमें स्लोगन दिया गया है वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, फिर उसका कंजम्पशन करना और गुड्स जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से आप क्या है सेल्फ रिलायंट हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। तो उसी को बोल रहा है आत्मनिर्भर भारत। और वोकल फॉर लोकल मतलब लोकल जो प्रोडक्ट है, लोकल जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्रति आदमी वोकल मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करे, है ना। तो उसको हम बोल रहे हैं तो प्रोडक्शन में भी आपका आत्मनिर्भर होना चाहिए। फिर उसको सेल्फ कंजम्पशन मतलब कि आप अपने भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसी की अभियान का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इसके 5 पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के, 5 जो है पिलर है। सबसे पहला इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है इसमें। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, तो ये सब के डेवलपमेंट पे फोकस करना। और फिर देखिएगा पहले से ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो 102 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पहले से ही जारी है। फिर सिस्टम को मजबूत करना, दुरुस्त करना। फिर जो डेमोग्राफी है, वाइब्रेंट जो इंडिया की जो इतनी आबादी है उसको जो है मतलब रोजगार प्रदान करना, उसके लिए जो है इकोनॉमी को डेवलप करना। फिर डिमांड क्रिएट करना लोगों में। तो ये सब जो है 5 पिलर्स, इसको 5 स्तंभ बताया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए ही सरकार जो है 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो अब ये 20 लाख करोड़ रुपए में जो है 20 लाख करोड़ के पैकेज का हम यहाँ डिस्क्रिप्शन देंगे। तो यहाँ जो है 20 लाख करोड़ में 13 जो है जीरो है, तो 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज में जो है अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 अलग अलग ये पैकेज को मिला करके 20 लाख करोड़ रुपया हो रहा है। तो पहला है मॉनेटरी स्टिमुलस है, तो मॉनेटरी प्रोत्साहन है। तो मॉनेटरी स्टिमुलस जो है वो आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी के माध्यम से। तो
उसके माध्यम से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं। फिस्कल स्टिमुलस जो है राजकोषीय प्रोत्साहन जो है भारत सरकार प्रदान करती है, मतलब भारत सरकार अपने ट्रेजरी से, अपने कोष से खर्च करती है, तो वो उसको बोलते हैं राजकोषीय प्रोत्साहन। फिर फाइनेंशियल स्टिमुलस जो है वो वित्तीय प्रोत्साहन जो है वो लोन के रूप में होता है, जो बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक है, नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, मुद्रा बैंक है। तो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन के रूप में लोगों को प्रोवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल स्टिमुलस। तो ये जो है 8 लाख करोड़ रुपए का है, ये 2 लाख करोड़ रुपए का है, ये 10 लाख करोड़ रुपए का है। तो टोटल जो है 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाता है, लगभग 21 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। तो ये सबको समझना है हम लोग को डिटेल में अलग अलग से। तो सबसे पहला है इसमें मॉनेटरी स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा थ्रू मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के माध्यम से, और इसमें अमाउंट है ₹8 लाख करोड़ रुपये। तो इसमें आरबीआई के द्वारा जो कदम उठाया गया है आरबीआई के मेजर्स में इंक्लूड है, जैसे देखिएगा कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर में कट किया गया है 4% से, उसको रिड्यूस करके 3% कर दिया गया है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि कैश रिजर्व रेशियो जो है ऐसा रेशियो है जो बैंक जो पब्लिक से जमा लेती है उसका 4% हिस्सा जो है आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखती है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो अब वो 3% रखेगी, तो इससे जो है 1% जो एडिशनल जो अमाउंट मिलेगा बैंकों को, फिर बैंक उसको लैंड कर पाएंगे ग्राहक को। तो इससे जो है अमाउंट मिल जाएगा बैंकों को एक्स्ट्रा, मतलब लिक्विडिटी हो जाएगी बैंकों के पास लोन देने के लिए। फिर रेपो रेट कट किया गया है, एट प्रेजेंट रेपो रेट 4.4% है, जो पिछले 8-10 वर्षों में लोएस्ट है, इतना लोएस्ट कभी नहीं रहा। मतलब उधार को एकदम चीपेस्ट बना दिया गया, सस्ता बना दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधार ले सके। फिर उसी तरह से लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जैसे रेपो रेट में जो है शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई बैंकों को लोन देता है, तो अगर लोन सस्ता कर देता है तो बैंक ज़्यादा लोन लेते हैं, फिर ग्राहक जो है बैंक से ज़्यादा लोन लेते हैं, तो उसके लिए है रेपो रेट। फिर जो एलटीआर एक नए तरह का लॉन्ग टर्म रेपो रेट इसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो रेट जो पहले नहीं था, ये रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 90 डेज तक के लिए इसमें लैंड करता है आरबीआई बैंकों को। और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में जो है आरबीआई जो है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 1 से 3 साल के लिए बैंकों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपया जो है लैंड करेगा, ताकि बैंक जो है वो लोन ले करके जो है कस्टमर को, ग्राहक को, एमएसएमई को, एनबीएफसी को, ये सब को लोन दे सके। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। फिर उसी तरह से टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में भी जो है कुछ टारगेट करके एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, ये सबको टारगेट करके जो है लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, ताकि एनबीएफसी को लोन मिल सके। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई जो है बॉन्ड परचेज कर रहा है मार्केट से, और बॉन्ड परचेज करके मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी को जो है इंजेक्ट कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग लोन ले सके। लोन को सस्ता किया जा रहा है। फिर लोन सस्ता हो और बैंक लोन दे सके, इसलिए बैंकों के पास एक्सेस लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जा रहा है आरबीआई के माध्यम से। फिर रिवर्स रेपो रेट में कट किया गया है, 3.75% कर दिया गया है। तो वो कट करने से जो है बैंक को, अब रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई के पास उधार रखते हैं, तो अब बैंक इतने सस्ते में उधार देंगे नहीं बैंक आरबीआई को, तो वो चाहेंगे कि हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उधार दें। तो इस तरह से एक तरह से फोर्स कर दिया गया है बैंकों को कि आप जो है आरबीआई को उधार नहीं दे करके मार्केट में उधार दीजिए, तो ये रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। उसी तरह से करेंसी स्वैप के तहत भी देखिएगा कि आरबीआई जो है बैंकों के पास जो पड़ा हुआ है फॉरेन करेंसी, वो सब को ले करके जो है उनको रुपी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि बैंक के पास जो है लिक्विडिटी हो सके, वो सब बैंक उधार दे सके। तो इस तरह से ये सब बहुत सारे जो प्रयास किए गए हैं, जितने प्रयास मैंने बताए, वो सब मॉनेटरी जो है स्टिमुलस कहलाते हैं। तो इन थ्रू दिस मेजर्स, ये सब कदम के माध्यम से आरबीआई जो है मार्केट में जो लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है वो है 8 लाख करोड़ रुपए इन इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है। फिर फिस्कल स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, अंडर द फॉलोइंग हेड्स के तहत। तो देखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो है पैकेज दिया गया 1,70,000 करोड़ रुपए का। फिर
प्रधानमंत्री के द्वारा जो पहला भाषण किया गया था उसमें हेल्थ सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था। फिर सुनेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसके लिए बजट में ऑलरेडी 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन था। और फिर नया जो है 40,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। तो इससे जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो माइग्रेंट वर्कर जो गांव की ओर लौट रहे हैं उनको गांव में रोजगार मिल सके, इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का बढ़ोतरी जो है अच्छा कदम माना जा सकता है। फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड सुने होंगे, ईपीएफ, जो एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होता है। इसमें एम्प्लॉय जो है 12% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करता है बेसिक सैलरी का एम्प्लॉय के, और वो फिर एक्यूमुलेट होकर के इंटरेस्ट के साथ जो है आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में एम्प्लॉय को मिलता है। तो ईपीएफ सपोर्ट जो है बिजनेस और वर्कर्स के लिए जो है वैसे एम्प्लॉय जिनका सैलरी जो है 15,000 अप टू ₹15,000 है, 15,000 तक अगर सैलरी है किसी वर्कर का, तो उसी को ये फायदा मिलेगा कि अब ये जो मतलब कि 12% मतलब वर्कर दे रहा था, फिर उसका एम्प्लॉयर 12% दे रहा था, तो वो लोग अब नहीं दे करके सरकार ये अमाउंट प्रोवाइड करेगी और इस पे सरकार का खर्च हो जाएगा 2,800 करोड़। मतलब जब तक कि लॉकडाउन का पोजीशन है तब तक जो है ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जो है वर्कर के भी तरफ से और एम्प्लॉयर के भी तरफ से सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इससे भी जो है ये एक फायदा मिलेगा लोगों को। फिर एम्प्लॉय का जो सैलरी, अब अदर एम्प्लॉय जिसका सैलरी जो है 20,000 है, तो उसका रिड्यूस कर दिया गया ईपीएफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 12% टू 10%। तो ये मतलब कि सरकार के द्वारा खर्च नहीं किया जाएगा इसमें, बल्कि 20,000 तक जिसका सैलरी है उसको अब ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन 12% नहीं करके 10% करना होगा। तो ये सरकार का कोई इसमें खर्च नहीं हो रहा है। ये जो है मतलब कि लोग जो है, लोग के पास पैसा ज़्यादा होगा क्योंकि वो कम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो एक तरह से वो अपने फ्यूचर के पैसे का अभी इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब इसमें यही समझना चाहिए कि फ्यूचर में वो 12% कंट्रीब्यूट करते तो ज़्यादा जो है उनको पीएफ मिलता, लेकिन अब 10% ही करेंगे तो उनको कम जो है पीएफ मिलेगा उस समय। तो एक तरह से फ्यूचर का पैसा अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें सरकार का कोई खर्च नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट है फ्री फूड ग्रेन सप्लाई किया जा रहा है। जो माइग्रेंट वर्कर है उनको अगले 2 महीने तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा, खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाएगा एडिशनल। तो इस पे जो है 3,500 करोड़ रुपए खर्च होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके लिए जो है 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जो है स्लोगन दिया गया है। तो माइग्रेंट वर्कर के लिए ये सब अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट जैसे सुने होंगे रिडक्शन किया गया है इन टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25% जो है रिड्यूस किया गया है। तो इसमें सरकार का कोई खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि जो टीडीएस से सरकार को मिल रहा था उसमें कमी हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपए। टैक्स डिडक्शन जैसे मान लीजिए कोई टीडीएस किसी का कट रहा था 1 लाख रुपए, तो अब जो है 75,000 ही कटेगा। तो ये इसमें कमी किया गया है टीडीएस और टीसीएस में। फिर एस्टिमेशन जो है अब टोटल जो ये फिस्कल जो सरकार स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है, प्रोत्साहन प्रोवाइड कर रही है, उसको अलग अलग क्रेडिट रेटिंग जो है उस अमाउंट का एस्टिमेशन अनुमान किया है। जैसे बार्कलीज मानता है कि भारत सरकार जो है इस पे 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है इस पे एक्सपेंड करेगी। केयर का मानना है कि 2.8 लाख करोड़ रुपए होगा, और फिर ईवाई जो रेटिंग एजेंसी है उसने माना है कि 3.08 लाख करोड़ रुपए सरकार जो है राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में खर्च करेगी। तो इस तरह से जब देखिएगा तो ये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होगा। तो 2 लाख करोड़ रुपए जो है 200 लाख करोड़ का 10% नहीं होकर के 1% होगा। मतलब सरकार इस टोटल जो प्रोत्साहन है 20 लाख करोड़ का, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए जो है प्रोवाइड कर रही है अपने कोष से, अपने फंड से। बाकी सब जो है वो लिक्विडिटी प्रोविजन के रूप में आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है बैंकों को, या फिर बैंक जो है प्रोवाइड कर रहे हैं ग्राहक को। तो वो सब लोन के रूप में होगा, जिसको आपको 18 लाख करोड़ रुपया एक तरह से लोन के रूप में होगा। जो लोग लोन लेंगे वो लोग को चुकाना पड़ेगा उसको। जबकि
जो राजकोषीय जो मतलब सरकार जो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है वो केवल 2 लाख करोड़ रुपए का ही बढ़ोतरी कर रही है, ये आपको समझ लेना चाहिए। फिर उसी तरह से फाइनेंशियल जो स्टिमुलस होता है उसमें जो है वित्तीय प्रोत्साहन जिसको बोलते हैं, तो ये जो है लोन के फॉर्म में होता है, ये लोन के रूप में दिया जाता है। जैसे लोन दिया जाएगा किसको, तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसका डिफिनीशन भी अभी चेंज कर दिया गया है। फिर उसी तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो सबको भी लोन दिया जाएगा। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है जो छोटा छोटा लोन देने वाले, जैसे एनबीएफसी हो गया, जैसे नाम सुने होंगे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, वो सब एनबीएफसी है, तो वो लोग को भी लोन दिया जाएगा। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर डिस्कॉम सुने होंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सब, वो सबको भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर फार्मर को किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। फिर स्ट्रीट वेंडर जो सड़क पे विक्रेता होते हैं उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फिजिकल जो फाइनेंशियल स्टिमुलस है वो जो है लोन के रूप में है, जो लोन बैंक या नाबार्ड के द्वारा या फिर ग्रामीण बैंक के द्वारा या फिर इस सब के द्वारा दिया जाएगा। तो टोटल जो अमाउंट फिजिकल स्टिमुलेंस के रूप में होगा वो लगभग जो है 10 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक अमाउंट होगा, तो उसको भी आपको समझना है इसमें। तो इसमें जैसे है 3 लाख करोड़ रुपया जो है लोन प्रोवाइड करेगी एमएसएमई को थ्रू कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन, इसका नाम दिया गया है। कोलैटरल फ्री का मतलब उसमें कोई गिरवी बंधक, कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटीज नहीं है। तो इस रूप में 3 लाख करोड़ रुपया लोन प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमई को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी बैंकों को थ्रू क्रेडिट गारंटी, एक स्कीम शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जो कोलैटरल फ्री लोन है उसको जो है गारंटी प्रोवाइड करेगी सरकार। फिर सबऑर्डिनेट डेट के रूप में एमएसएमई को मिलेगा 20,000 करोड़ रुपए, तो ये भी जो है फाइनेंशियल स्टिमुलेंस में शामिल है। फिर लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर जो है डिस्कॉम, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाएगा 90,000 करोड़ रुपए का। फिर स्पेशल लिक्विडिटी गारंटी फॉर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, माइक्रो फाइनेंस, एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सबको 30,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। फिर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस के लिए 45,000 करोड़ रुपए का है। फिर इंटरेस्ट सबवेंशन जो है, मुद्रा जो सुने होंगे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जो छोटा छोटा लोन दिया जाता है, शिशु लोन, किशोर लोन या इसी तरह का तरुण लोन। तो शिशु लोन पे जो है ये सबवेंशन जो है 1,500 करोड़ रुपए का होगा। फिर उसी तरह से स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी जो है स्ट्रीट वेंडर, जो सड़क पे जो विक्रेता है, उनको ₹5,000 करोड़ रुपए का स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से ये सभी जो है फिजिकल स्टिमुलस में है। फिर हाउसिंग क्लास जो एमआईजी मिडिल इनकम ग्रुप है उसको 70,000 करोड़ रुपए का हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर एडिशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को सस्ते में लोन देने का स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसमें 2 लाख करोड़ रुपया जो है दिया जाएगा। फिर एडिशनल इमरजेंसी कैपिटल नाबार्ड को दिया गया है 30,000 करोड़ रुपए। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए का है। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये 20,000 करोड़ रुपए का। तो इस तरह से ये सब 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसका एक समरी था, एक रिव्यू था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सरकार जो इसमें खर्च कर रही है वो केवल और केवल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बाकी सब लोन के रूप में है, बाकी सब जो है वो मॉनेटरी मेजर्स के रूप में है जो आरबीआई बैंकों को प्रोवाइड कर रहा है। फिर बैंक जो है वो सब एनबीएफसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब लोन के रूप में है। जो लोग लोन लेंगे उसको फिर उनको पे करना पड़ेगा। तो अब इसमें सरकार की बहुत आलोचना हो रही है कि सरकार जो है अपने तरफ से केवल 2 लाख करोड़ रुपए ही खर्च कर रही है। लेकिन सरकार के साथ समस्या ये है कि सरकार की आमदनी जो है लॉकडाउन में पूरी तरह से घट गई है। उनको टैक्स से जो आमदनी मिलता था, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब जो टैक्सेस है वो सब का कलेक्शन घट गया है, तो सरकार के पास आमदनी भी कम हो गई है। फिर सरकार को खर्च करने के लिए जो है पहले से ही जो है 8 लाख करोड़ रुपया सरकार को कर्ज लेना है। फिर जो है अभी देख रहे हैं कि सरकार जो है बोल रही है कि हम 12 लाख करोड़ रुपया, ये जो अतिरिक्त जो है 12 लाख, बजट में ही 8 लाख करोड़ रुपया सरकार कर्ज ले रही थी। फिर अब टैक्स में कलेक्शन कम हो गया है और फिर इधर 2 लाख करोड़ रुपया का खर्चा का बढ़ोतरी है, तो टोटल 12 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार इस साल कर्ज लेगी, तब जाके उसका खर्च पूरा होगा। तो ये हमने बहुत एक संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया। इसमें बहुत सारे टर्म थे
उनको बहुत ही सरल शब्दों में हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अगर ये संपूर्ण चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को एक और बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। तो इस तरह से ये वीडियो जो है मैं इसको इतना ही रखूँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करके उसका जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाते रहूँ वो सब की जानकारी आपको मिलती रहे। और लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, फिर अब ये करंट अफेयर्स है तो ये सब तरह के एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह के एग्जाम में इसमें बिना भेदभाव के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर स्पेशल इसके बारे में जितना मैं, जैसे मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी है, या फिर रेपो ऑपरेशन है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन है, या फिर सीआरआर है, या फिर एसएलआर है, ये सब जो मैं आरबीआई का अलग से बैंकिंग अवेयरनेस क्लास चला रहा हूँ, सब का अलग अलग टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो वो सब वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।